चलिए, आज की बातचीत एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो शायद कभी स्कूल नहीं गया, जिसने मतलब व्याकरण की कोई किताब नहीं देखी, वो अपनी मातृभाषा इतनी आसानी से और इतनी धारा प्रवाह कैसे बोल लेता है? हम्म। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, हम में से कई लोग हैं जो सालों तक स्कूल में एक दूसरी भाषा सीखते हैं। मान लीजिए अंग्रेजी। काल यानी टेंसेस के वो चार्ट रटते हैं, नियमों की लिस्ट बनाते हैं। फिर भी जब बोलने की बारी आती है तो एक एक झिझक सी महसूस होती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल नहीं है। ये भाषा सीखने के मनोविज्ञान का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा रहस्य है। और यही रहस्य हमें आज की चर्चा के केंद्र में लाता है। भाषा अर्जन बनाम भाषा अधिगम, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग। टेट और किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी पेडागोजी की ये बुनियाद है। आप मानिए हर साल सिर्फ इसी एक विषय से 4 से 5 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस जटिल लगने वाले सिद्धांत को बिना किसी किताब के, बल्कि एक कहानी और कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझा जाए। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है चिंटू की। ठीक है, तो कल्पना करते हैं एक छोटे से बच्चे की, चिंटू की, जो अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ है। वो अपने घर पर है, अपने परिवार के साथ। हाँ, और उस घर में आप सोचिए, भाषा हवा में घुली हुई है। वो अपनी दादी से कहानियां सुन रहा है, अपने माता पिता को सब्जी वाले से बात करते हुए देख रहा है, उसका बड़ा भाई या बहन आपस में लड़ते हुए कुछ बोल रहे हैं। मतलब उसके चारों ओर शब्दों, वाक्यों और भावनाओं का एक सहज, एक जिंदा माहौल है। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या कोई चिंटू को अलग से बिठाकर ये सिखा रहा है कि बेटा ये संज्ञा है, या देखो ये क्रिया वर्तमान काल में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां कोई क्लास नहीं चल रही, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई सचेत प्रयास नहीं है। फिर भी आप देखिए, लगभग 2 साल का होते होते चिंटू बिना किसी ट्रेनिंग के मम्मी पानी दो या मुझे खेलना है जैसे पूरे पूरे वाक्य बोलने लगता है। बस इसी जादुई प्रक्रिया को हम भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। अच्छा, तो ये अर्जन शब्द का मतलब ही है कि इसे कमाया नहीं गया, इसे बस हासिल कर लिया गया। ये एक तरह से अनजाने में हुआ है ना? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, अनजाने में। भाषा अर्जन की कुछ मुख्य पहचान है। पहली, ये एक स्वाभाविक मतलब नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे हम सांस लेना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही भाषा सीखते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। और दूसरी पहचान जो मुझे सबसे आकर्षक लगती है वो ये है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से अवचेतन है, सब कॉन्शियस। चिंटू को तो एहसास तक नहीं है कि उसका दिमाग एक बहुत ही जटिल काम कर रहा है। वो ध्वनियों को पहचान रहा है, शब्दों के पैटर्न्स पकड़ रहा है, वाक्यों की संरचना को समझ रहा है। बिल्कुल। और ये ज्यादातर हमारी मातृभाषा या उस भाषा के साथ होता है जो हमारे घर और आस पड़ोस में बोली जाती है। इसके लिए किताबों की नहीं, बस एक समृद्ध भाषिक परिवेश की जरूरत होती है। अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट। दिमाग वो अपने आप उस माहौल से भाषा को सोख लेता है। एक मिनट, यह एक सवाल आता है मेरे मन में। क्या घर पर माता पिता बच्चे की गलतियां ठीक नहीं करते? जैसे अगर चिंटू कहे मैंने रोटी खाई थी की जगह कह दे मैं रोटी खाया, तो क्या माँ बाप उसे टोकते नहीं? ये सिखाने का हिस्सा नहीं है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये अर्जन और अधिगम के बीच के धुंधले हिस्से को दिखाता है। हाँ, माता पिता सुधार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो सुधार व्याकरण के नियम बताकर नहीं होता, वो संदर्भ में होता है। माँ ये नहीं कहेगी कि बेटा तुमने लिंग के अनुसार क्रिया का सही रूप इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, ये तो काफी अजीब लगेगा। वो बस प्यार से सही वाक्य दोहरा देगी। वो कहेगी अच्छा आपने रोटी खाई, बहुत अच्छी बात है। बच्चे का दिमाग नियम नहीं सीखता, वो सही मॉडल को सुनता है और धीरे धीरे अपने आप को ठीक कर लेता है। तो ये फीडबैक प्रक्रिया भी अर्जन का ही एक हिस्सा है, ये कोई औपचारिक शिक्षण नहीं है। ठीक है, तो चिंटू की कहानी का पहला भाग एकदम साफ है। उसने बिना किसी प्रयास के अपने माहौल से अपनी मातृभाषा को अक्वायर कर लिया। अब चिंटू की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। वो स्कूल जाना शुरू करता है और स्कूल में उसे एक नई भाषा सिखाई जाती है, मान लीजिए अंग्रेजी। अब सीखने का पूरा तरीका आप कहिए 180 डिग्री घूम जाता है। अब प्रक्रिया में नियम, व्याकरण की किताबें, होमवर्क और परीक्षाएं, ये सब शामिल हो जाता है।
अब सीखना अवचेतन नहीं रहा, अब वो पूरी तरह से सचेत होकर किया जा रहा है। अब बच्चे को पता है कि वो एक नई भाषा सीख रहा है। उसे टेंसेस के चार्ट याद करने पड़ रहे हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट रटनी पड़ रही है। बिल्कुल। और इसी सचेत, नियम आधारित और औपचारिक प्रक्रिया को भाषा अधिगम कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग। ये वो तरीका है जिससे हम स्कूल में ज़्यादातर दूसरी या तीसरी भाषा सीखते हैं। इसमें प्रयास लगता है, मेहनत लगती है और एक औपचारिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। तो अब जाकर वो शुरुआती विरोधाभास समझ में आ रहा है। जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया, उसने अपनी भाषा को अक्वायर किया, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली और सहज प्रक्रिया है। और जो व्यक्ति स्कूल में अंग्रेजी सीख रहा है, वो उसे लर्न कर रहा है, जो कि एक कृत्रिम और ज़्यादा मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। इसी वजह से वो बोलने में झिझकता है, क्योंकि उसका दिमाग बोलने से पहले नियमों को याद करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही। वो प्रवाह या फ्लुएंसी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि दिमाग व्याकरण की जांच पड़ताल में उलझ जाता है, जबकि अर्जन में भाषा दिमाग के एक अलग ज्यादा सहज हिस्से में बस जाती है। अच्छा, ये अर्जन और अधिगम की बात एक भाषा के लिए तो ठीक है, लेकिन भारत की असली क्लासरूम में तो वहां तो स्थिति और भी जटिल है। वहां तो कोई एक माहौल होता ही नहीं है। कोई बच्चा पंजाबी बोल रहा है, कोई तमिल, कोई भोजपुरी, तो कोई हिंदी। ऐसे में एक शिक्षक क्या करे? ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और यहीं पर सीटेट परीक्षा का सबसे बड़ा ट्रैप आता है। ज्यादातर लोग जिसे एक चुनौती या समस्या समझते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 उसे एक मौका, एक बहुत बड़ा संसाधन मानता है। रिसोर्स। संसाधन, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से कैसे? एक शिक्षक जिसके पास 40 बच्चे हैं और सिर्फ 35 मिनट की क्लास है, वो इतनी सारी भाषाओं को एक संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए क्लास में परिवार विषय पर बात हो रही है। शिक्षक बच्चों से पूछ सकता है कि वे अपनी अपनी भाषा में माँ या पिता को क्या कहते हैं। कोई अम्मा कहेगा, कोई आई, कोई बेबे, कोई बापू। अच्छा, तो इससे क्लास में एक दूसरे की भाषाओं के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा होगा। सिर्फ सम्मान ही नहीं, इससे कई फायदे हैं। पहला, हर बच्चे को लगता है कि उसकी भाषा और संस्कृति को कक्षा में जगह मिल रही है। वो कक्षा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। दूसरा, बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता है। वे अनजाने में ही कई भाषाओं के शब्द सीख जाते हैं। और शायद तीसरा ये कि वे ये भी समझते हैं कि भावना एक ही है, बस उसे व्यक्त करने के शब्द अलग अलग हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है, जिसे कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई बच्चा एक भाषा में कोई कॉन्सेप्ट सीख लेता है, जैसे कहानी का सार समझना, तो वो हुनर उसकी दूसरी भाषा में भी अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। उसकी दिमागी मांसपेशियां वो पहले से ही मजबूत हो चुकी होती हैं। अरे ये तो कमाल की बात है। मतलब अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में अच्छी तरह से सोच सकता है और खुद को व्यक्त कर सकता है, तो उसे दूसरी भाषा सीखने में आसानी होगी, मुश्किल नहीं। यही NCF 2005 का मूल मंत्र है। इसलिए CTET परीक्षा के लिए ये सुनहरा नियम है। कक्षा में बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये एक समस्या नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और कीमती संसाधन है। ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाता है। ठीक है, तो अब जब हम एक आदर्श कक्षा की बात कर रहे हैं, जहां बच्चों को अपनी भाषा बोलने की आज़ादी है, जहां गलतियां करने का डर नहीं है, तो यहाँ शिक्षक की भूमिका क्या हो जाती है? क्या वो सिर्फ एक व्याकरण का विशेषज्ञ है? नहीं, यहीं पर सोच में सबसे बड़ा बदलाव आया है। शिक्षक की भूमिका एक ग्रामर पुलिस की नहीं है। वो ज्ञान देने वाला सेज ऑन द स्टेज भी नहीं है। उसकी भूमिका है एक सुगमकर्ता की, एक फैसिलिटेटर की, एक ऐसा व्यक्ति जो सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाए। चलिए हमारे पुराने उदाहरण पर वापस चलते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है मैंने पानी खाया, तो एक सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक क्या करेगा? वो बच्चे को डांटेगा नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाएगा और ना ही उसे तुरंत व्याकरण का नियम बताएगा। वो बस, जैसा हमने पहले भी बात की, सही वाक्य को एक सहज बातचीत के हिस्से के रूप में दोहराएगा। ओ, आपको पानी पीना है, चलिए मैं लाता हूँ। अच्छा, तो इससे बच्चे को अपमानित महसूस नहीं होता और उसे सही भाषा का एक मॉडल भी मिल जाता है। बिल्कुल, और यहाँ एक और गहरी बात है। शिक्षक के लिए बच्चे की हर गलती एक डेटा पॉइंट है। उसे ये विश्लेषण करना होता है कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है। क्या ये उसकी मातृभाषा के प्रभाव के कारण है? क्या ये एक सामान्य विकास का चरण है?
अगर पूरी क्लास एक ही तरह की गलती कर रही है तो शायद पढ़ाने के तरीके में कुछ बदलाव की जरूरत है। मतलब गलतियां बच्चे की असफलता नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। तो उसका मतलब ये है कि हमें कुछ खास तरह के शब्दों और विचारों पर ध्यान देना चाहिए जो इस आधुनिक शिक्षा शास्त्र का समर्थन करते हैं। परीक्षा में अक्सर सही विकल्प चुनने में यही चीजें मदद करती हैं। हाँ, आपने सही पकड़ा। शिक्षा शास्त्र में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। अगर किसी विकल्प में बच्चों को अवसर देने की बात हो, एक समृद्ध भाषिक परिवेश बनाने की बात हो, बच्चों को अपनी बात कहने यानी अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति का मौका देने की बात हो, या करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग जैसे विचार हो, तो वो विकल्प अक्सर सही होता है। और इसके विपरीत नेगेटिव वर्ड्स कौन से हैं? इसके विपरीत अगर किसी विकल्प में केवल मात्र ही जैसे सीमित करने वाले शब्द हों या रटना, रोट लर्निंग, कंठस्थ करना, दंड देना या बच्चों पर कोई एक मानक भाषा थोपना जैसी बातें हों, तो उनसे बचना चाहिए। ये पुरानी सोच के प्रतीक है, जहां शिक्षक केंद्र में होता था। आज की शिक्षा बाल केंद्रित है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटे तो ये एक बहुत ही सीधी और सरल तस्वीर पेश करती है कि भाषा को कैसे देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला, भाषा अर्जन ये एक अवचेतन और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो घर पर एक सहज परिवेश में होती है, खासकर मातृभाषा के साथ। और दूसरा, भाषा अधिगम जो एक सचेत और औपचारिक प्रक्रिया है जो स्कूल में नियमों के साथ होती है, खासकर दूसरी या तीसरी भाषा के साथ। सही है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, एक भारतीय कक्षा में बहुभाषिकता एक बाधा या समस्या नहीं बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा समृद्ध बनाने वाला एक संसाधन है। राइट। और अंत में शिक्षक की भूमिका एक शासक या ज्ञान के भंडार की नहीं बल्कि एक दोस्त, एक गाइड, एक सुगम कर्ता की है जो बच्चों के लिए सीखने का रास्ता आसान बनाता है और उन्हें अपनी गति से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सिद्धांत सिर्फ सीटेट परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये हमें ये भी समझाते हैं कि हम अपने घरों में, अपने समाज में भाषा को लेकर एक ज्यादा स्वस्थ और सहज माहौल कैसे बना सकते हैं। शायद हमें भाषा की शुद्धता पर कम और संवाद की सहजता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। भाषा का मूल उद्देश्य जुड़ना और संवाद करना है, न कि नियमों की परीक्षा लेना। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। अगर भाषा अर्जन इतना शक्तिशाली और स्वाभाविक तरीका है, तो हम अपने स्कूलों में अपने औपचारिक भाषा अधिगम के तरीकों में अर्जन के कौन-कौन से तत्व शामिल कर सकते हैं, ताकि दूसरी भाषा सीखना भी उतना ही सहज और आनंददायक बन सके जितना अपनी मातृभाषा को सीखना था। इस पर सोचिएगा जरूर।